Assalamualaikum. I am your teacher Aisha Rahman. Today our topic is excretion. लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स किस तरीके से अपने आप अपनी बॉडी को ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। मैरीन के अंदर किस तरह से, फ्रेश वाटर एनिमल्स किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उनमें किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन होती है। तो आज हमने एक्सक्रीशन पढ़ना है। डेफिनेशन जैसे आप लोगों को पता है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हमने यहाँ पर भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये देखना है कि एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन का तरीका डिफरेंट है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी उनकी डिफरेंट हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये दोनों मेटाबोलाइज हो जाते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जबकि प्रोटीन्स और जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन। और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन की फॉर्म भी जो है या कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होगा। अब ये जो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं बॉडी के अंदर, अगर ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड मिकदार में वहाँ मौजूद रहेंगी सेल के अंदर तो ये टॉक्सिक होंगी। तो ज़रूरी है कि इनको बॉडी से रिमूव किया जाए। तो इसीलिए एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, क्योंकि हमने इन टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना है। लेकिन अगर हम बात की करें प्लांट्स की, तो एनिमल्स की निस्बत प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है कि प्लांट्स एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, अपना खुद खुराक तैयार करने वाला ऑर्गेनिज्म है, और एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर स्टोर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड आर आल्सो रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी। तो हमने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर स्टडी करना है कि किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है, कौन सा प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पर ये मेटाबोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होती हैं, और फिर किस तरीके से उनको रिलीज किया जाता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसको हमने आज स्टडी करना है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, और ये एक्सक्रीशन एक इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है लाइफ की। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और वाटर दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस में भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे यूज होता है या बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और रेस्पिरेशन में भी। तो जो पानी या इन गैसेस का जो एलिमिनेशन होनी है प्लांट से, वो डिफरेंट रिस्पेक्टिव चैप्टर में भी डिटेल आएगी। लेकिन वाटर जो यहाँ से ख़त्म होगा, रिमूव होगा, वो आप लोगों को सबको पता है कि वो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वाटर को प्लांट से रिमूव किया जाता है। एक्सेस वाटर को, ज़्यादा जो वाटर मौजूद होता है उसको रिमूव किया जाता है, या बाज़ औक़ात उसको अंदर ही मेंटेन किया जाता है। टर्गर प्रेशर को सेल के अंदर तनाव रखने के लिए उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्लांट्स में वो कौन सा ऑर्गन है या कौन सा वो पार्ट है जहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं। तो दैट इज वैक्यूल। ये वैक्यूल यूजफुल कंपाउंड्स की स्टोरेज के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा वेस्ट सब्सटेंसेस को भी यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस वैक्यूल के अंदर जमा होते जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती जाएगी, तो वो टॉक्सिक होता जाएगा प्लांट के लिए। तो प्लांट्स ने अपने मेंटेन करना है, उसको रिमूव करना है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है वेस्ट मटेरियल के तौर पे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड्स को भी प्रोड्यूस करता है कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। मेनली लीव वो एरिया है या वो ऑर्गन है जहाँ पर ये चीज़ें या ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोर हो जाती हैं। These leaves are destined to fall off
as in the case of autumn leaves in plants or die off as happens in the leaf and stalk of certain bulbs। यानी कि अक्सर हमने देखा है कि लीफ येलो हो जाती हैं और फिर खिज़ां के मौसम में वो नीचे गिर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी एज लिमिट पूरी हो गई है या खिज़ां के मौसम की वजह से वो नीचे गिरे हैं, बल्कि अक्सर ऐसा भी होता है कि प्लांट्स के अंदर ये सीजनल टाइम होता है कि उन्होंने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होता है। तो जिस लीफ के अंदर वो अपने इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते जाते हैं वो येलो होना शुरू हो जाता है और फिर वो बाद में ऑटम में मोस्टली गिर जाता है। इसीलिए इन ऐसे लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं, जिनके अंदर ये वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। अब ये जो येलो लीफ ऑटम में ज़मीन पे गिरते हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि इनके अंदर से क्लोरोफिल ख़त्म हो गया इस जैसे ये येलो हो गए हैं, बल्कि मेनली इनकी वजह ये होती है कि इसके अंदर हायर कंसनट्रेशन होती है कि इनकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिस उन केमिकल्स की वजह से, उन केमिकल्स के स्टोर होने की वजह से उनका कलर येलो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लीफ के अलावा कुछ बल्ब्स की भी एग्जांपल दी गई है कि बल्ब के अंदर भी स्टोर होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। एग्जांपल है ब्लू बेल लीविंग द बल्ब अंडरग्राउंड। उसमें क्या होता है कि जो ज़मीन ज़मीन के अंदर बल्ब जो है वो अंदर रह जाता है और उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। दिस इज द रीज़न गार्डनर फाइंड रोटेंड ऑटम लीव्स अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल। यही वजह है कि जो गार्डनर्स हैं, माली हैं, वो लीफ को भी एक अच्छा सोर्स के तौर पे यूज़ करती हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे, क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के तौर पे और उनको हम खाद के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रीज भी ऐसे हैं जो कुछ खास किस्म के केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, खास तौर पे अपने ट्रंक्स में और अपनी ब्रांचेस में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम विच इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस टेक्स प्लेस इन इबोनी। तो हम ये इबोनी क्या चीज़ है? इबोनी कहते हैं ब्लैक या ब्राउन हार्डवुड को कहते हैं। जो लकड़ी, ट्री की जो लकड़ी होती है, अगर हम उसको कट करें तो हम देखते हैं कि दरमियान वाला जो पोर्शन होता है लकड़ी का वो बहुत या डार्क होता है या ब्राउन होता है, उसी को हम इबोनी कहते हैं। एक्चुअली उसके अंदर क्या होते हैं, वही केमिकल्स और या खास किस्म के स्ट्रेंज केमिकल्स स्टोर हुए होते हैं, जिसकी वजह से उस लकड़ी का कलर जो है क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है सेंटर में से। These are considered to be waste materials by plant physiologists। कुछ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं कि ये ब्लैक कलर जो या ये ब्राउन कलर जो है वो किन की वजह से है, वेस्ट मटेरियल्स की वजह से है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एक्टिवली सेक्रेट करते हैं वेस्ट कंपाउंड्स को इनटू द सॉइल। एक्टिवली मतलब एनर्जी को यूज करते हुए सॉइल के अंदर उन कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, यूजिंग देम एज केमिकल वेपन। किसके तौर पे यूज करते हैं उन केमिकल्स को? वेपन के तौर पे यूज करते हैं अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स लाइक कोनिफर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के साथ कंपीट करने के लिए, यानी सॉइल हासिल करने के लिए और वहां से मिनरल्स हासिल करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हम उसके लिए, प्लांट के लिए, जो कंपीटिंग प्लांट है उसके लिए नुकसानदेह होते हैं और इस तरह से वो अपने आप को वहां पर हैबिटेट करने में मददगार होती हैं। अब दूसरा है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब हमने यहाँ पर देखना है कि एनिमल्स के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉडी के पार्ट ऐसे हैं जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं और किस टाइप की एक्सक्रीशन होती है, कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यूरिया प्रोड्यूस होता है या यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है या अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स यानी फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में रहने वाले एनिमल्स या ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स के अंदर कौन से टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली प्रोड्यूस होता है और उसको रिलीज कैसे किया जाता है। अब साल्ट जो एनिमल साल्ट रिमूव करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, तो उनके लिए साल्ट एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। और ऐसे एनिमल जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को रिमूव करते हैं, तो उनके लिए वाटर क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज ओवरवेलमिंगली नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कंस्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी कुछ एनिमल्स के लिए वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उन्होंने वाटर को रिलीज करना होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसको रिमूव करना होता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको उन्होंने एक्सक्रीट करना होता है। लेकिन प्राइमरीली
जब अमाइनो एसिड्स की कैटाबोलिज्म हो रही होती है तो उस दौरान अमोनिया ग्रुप या अमाइनो ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो रिलीज हो जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, ताकि उसको या रिमूव कर दिया जाए वहां से या फिर उसको रीयूज कर लिया जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी डीअमाइनेशन की, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, डिफाइन डीअमाइनेशन या व्हाट इज डीअमाइनेशन। तो आप क्या लिखेंगे, द removal of amino group from the amino acids and its transfer to another molecule for removal or reuse is called deamination। अब वो अमाइनो ग्रुप जो कि रिसाइकल नहीं होते दोबारा से अमाइनो एसिड्स के लिए, वो इसेंशियली डिसॉल्व कर दिए जाते हैं वाटर के अंदर और फिर उनको एस्केट कर दिया जाता है ताकि उनकी टॉक्सिसिटी से बचा जा सके, उनके प्लाज्मा के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो सके। अगर ये एलिवेटेड लेवल आ जाता है, यानी अमाइनो ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं तादाद के अंदर, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या काज कर सकते हैं, बहुत ख़तरनाक है हमारी बॉडी के लिए, कन्वर्शंस काज कर सकते हैं। कन्वर्शन किसे कहते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिपीटेडली बार बार मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये कन्वर्शन है। कोमा हो सकता है और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो देखें कि कितना ख़तरनाक है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का मौजूद रहना। तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया है हमारे अंदर एक्सक्रीशन का कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो भी चीज़ हम लेते हैं उसके अंदर से कोई भी नुकसानदेह या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है उसको रिमूव करने का अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ दीज वेस्ट कैन काज कन्वर्शंस, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, एक्सेस नाइट्रोजन एक्सक्रीट कर दी जाती है बाय एनिमल्स एज अमोनिया। अब डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़नी है कि जो ये अमाइनो ग्रुप है या ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये किस तरीके से रिलीज किए जाते हैं बॉडी से, किस फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। तो अमोनिया की फॉर्म में डिक्रीज किया जाता है इसको, या यूरिया की फॉर्म में रिलीज किया जाता है, या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में। कुछ दूसरी क्वांटिटीज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स और भी हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की जिसमें इसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि क्रेटिन है, ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स। Metabolism of purine and pyrimidine bases produces significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, urea and ammonia। तो सिर्फ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ही वेस्ट मटेरियल नहीं है, बल्कि लो क्वांटिटीज में ये वाले केमिकल्स भी प्रोड्यूस होती हैं जिनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिखाई गई हैं एनिमल्स की, 3 डिफरेंट स्पीशीज दिखाई गई हैं जिनमें हमने कंपेयर करना है कि किस तरीके से उनमें कैटाबोलिज्म हो रही है अमाइनो एसिड्स की और एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है, किस फॉर्म में वो केमिकल रिलीज होता है। तो यहाँ एक आपको एक्वाटिक एनिमल यानी कि फिश दिखाई गई है, दूसरे में मेमल और एम्फीबियंस जैसे कि शार्क्स हैं, बोनी फिशेस हैं, और यहाँ एलिफेंट भी दिखाया गया है, और तीसरा बर्ड। इसमें ये हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल इनके पास जो न्यूट्रिशन आई वो प्रोटीन्स की थी। प्रोटीन्स की अगर कैटाबोलिज्म होती है तो वो टूट जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप बनेगा, टूट जाएगा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड अगर है तो न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेसिस बनेगी और नाइट्रोजनस बेसिस से अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा या उनकी डीअमाइनेशन हो जाएगी। अब ये अमाइनो ग्रुप किस फॉर्म में चेंज होगा डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, ये हमने देखना है कि अगर फिश है तो ये अमाइनो ग्रुप क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। तो आपने ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है, आपने याद रखना है कि फिश के अंदर एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होती है, अमोनिया की फॉर्म में होती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फिश कौन सी होती है, तो आपने बताना है कि वो अमोनिया है। और मेमल्स के अंदर क्या है, यूरिया, और बर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह इनमें से कौन सी प्रोडक्ट होती है, अमोनिया होती है, यूरिया होती है, या यूरिक एसिड होती है। अमोनिया सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसकी कंसंट्रेशन जैसे ज़्यादा होगी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद यूरिया है और फिर तीसरे नंबर पे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड सबसे कम खतरनाक होता है या कम नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो आज का ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और कल मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, और फिर हम अगला अपना स्टेप लेंगे कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर कैसी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।